जो ब्रूटैलिटी हुई थी उसका एक हिस्सा ही आप देख पाए। वो भी कम है आप कह रहे हैं? बहुत कम है। और फिर भी उस पे बवाल हो रहा है। हाँ, यहाँ बदन को छील के उसमें नमक लगाया जा रहा है। आप समझ रहे हो? नेपोटिज्म पे दिया आपका बयान बहुत वायरल है, वो मानते हैं अभी भी? मैंने आलिया भट्ट का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि आलिया भट्ट का काम मुझे। आप ये सोचते हो क्या कि अगर मैं इस किरदार को निभा रहा हूं तो लोग मुझे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला समझ लेंगे? मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर भी तो की है। मेरे किरदार का नाम है दानिश खान। मैंने रंगबाज भी तो की है। मोहम्मद शाह अली बेग मेरे किरदार का नाम है। आर्टिस्ट लोग को प्रोड्यूसर बोलता है कि अब अच्छा चल रही तो अब और पैसा देंगे। ये मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ चीजों पे हर कोई विशेषज्ञ है। क्रिकेट जब चल रही होती है सब बताते हैं कि शॉट कैसे खेलना था। आ जाओ मैदान में, पीड़ा होती है, आंख से आंसू गिरते हैं, सब कुछ होता है मेरे साथ। मैं रो लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम दोस्तों। एक ऐसा एक्टर जो स्क्रीन पर सिर्फ एक्टिंग नहीं करता बल्कि अपने किरदार को जीता है। मुक्केबाज में असली पंच, सांड की आंख में दमदार निशाना और छावा में पोएटिक रेवोल्यूशन। फिल्में इनकी बहुत सारी हैं लेकिन संघर्ष से सितारों तक पहुंचे हैं क्योंकि इनकी सॉलिड तैयारी है, डेडिकेशन और टैलेंट के खतरनाक कॉकटेल। प्लीज वेलकम एक्टर विनीत कुमार सिंह। कैसे भैया? बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो छावा की सक्सेस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वो अभी भी है क्या? कवि कलश लेके चल रहे हैं उस किरदार को अपने अंदर? दूसरा काम तो उसके बाद शुरू हो चुका। जाट की शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है। एक और चीज़ थी वो भी ख़त्म कर ली। तो शूट तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गई, उसके बाद दूसरे काम भी हो गए, लेकिन वो एहसास कहीं ना कहीं ज़िंदा है। कवि कलश जी जैसा अद्भुत मित्र मिल जाए जीवन में जो मौत में भी साथ खड़ा हो, क्या बात है, तो बहुमूल्य है। और वो रोल मिल जाए तो आप अमर हो जाते हैं। नहीं मतलब उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा लक्ष्मण उतेकर सर का, जो मेरी मतलब जो छावा के डायरेक्टर हैं जी। उन्होंने रौनक मेरा ऑडिशन नहीं लिया। अच्छा। यस। फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वैभव विशांत, एंटी कास्टिंग। वैभव ने भी ऑडिशन नहीं लिया। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास ना एक तस्वीर भी ऐसी नहीं थी रौनक कि ये एक फ़ोटो है जो कहीं 17th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में या आज से ऐसी मतलब उस तरीके के लुक में कहीं कोई ऐसी चीज़ हो। तो वो भी कुछ ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे। मैंने एक उपनिषद गंगा एक सीरियल था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर के साथ, तो वो किया था, बट उसका वो बहुत पहले की चीज़ें हैं। मतलब उसमें कहानियाँ जो हैं वो हज़ारों हज़ार साल पुरानी कहानियाँ भी हैं, वैसी हैं। तो उसका लुक बहुत अलग था। ये तो कहीं था ही नहीं इस तरीके का कुछ। और लक्ष्मण उतेकर सर ने ये बोला कि विनीत, मैं कवि कलश जी के किरदार के बारे में जब भी सोचता था आप ही दिखते थे। क्या कन्विक्शन है, इतना गहरा कन्विक्शन, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिल्म को लेकर जब फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो डिबेट चालू हो जाती है कि यार फिल्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चली गई, वायलेंस को ऐसे दिखाया गया, एक तबका आप उसको बदनाम कर रहे हो, आप औरंगज़ेब को बदनाम कर रहे हो। तो दो सवाल हैं। औरंगज़ेब को क्या आपने प्रॉपरली पढ़ा था? क्या शिवाजी सावंत जी की उस नॉवेल को आपने पढ़ा था? आप जो दिखाया गया है उससे इत्तेफाक रखते हैं अभी भी, या आपको लगता है नहीं ऐसी फिल्में समाज में लोगों को बांटती हैं? ज़रूरी नहीं है कि ये दो ही ऑप्शन हों विचारधारा के पर्सपेक्टिव से। रौनक, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी टीम क्या है, हेयर मेकअप, मेरा एक पर्सनल बॉय और ड्राइवर और मैनेजर। जब काम कर रहा होता हूँ तो सब बहुत बिजी रहते हैं, राइट। मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि हम लग के ये स्क्रिप्ट आ गई अब चलो 5 साल रिसर्च करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया में मैं गया तो मुझे लगता है अपने जीवन में मैं 5 पिक्चर कर लूँ, बड़ी बात है। तो मैं हमेशा ही मान के चलता हूँ कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने खूब सारी चीज़ें सोची होंगी, राइटर ने खूब सारी चीज़ें सोची होंगी और की होंगी। मैं अच्छे काम की तलाश में रहता हूँ। एज एन एक्टर अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रौनक जो मैं खुद देख रहा हूँ कि पूरा विभाग लगा हुआ है
उस पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में तफ्तीश करने में, छानबीन करने में, उसकी कि क्या लिखा जाए उस चीज़ के बारे में। कई साल निकल जाते हैं, फिर भी कोई परिणाम निकल के काफ़ी समय तक कई चीज़ों के बारे में नहीं मिल पाया। तो मैं एक कलाकार हूँ, मैं कितना शोध कर पाऊँगा? ठीक है। तो मेरी लिमिटेशन है। अब छावा जो कहानी है, छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी की समाधि पे पिक्चर शुरू होने के पहले मैं गया था। ठीक है। वहाँ जाके मैंने समय बिताया, आधा दिन रहा हूँ। मैं बैठा था, समाधि के पास ही बैठा था बहुत वक्त तक। तो बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात भी की, जो पुराने लोग थे, वहाँ के लोग हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ बताई। तो वो जो ब्रूटैलिटी हुई थी, राइट, उसका एक हिस्सा ही आप देख पाए। ओके, वो भी कम है आप कह रहे हैं? बहुत कम है। और फिर भी उस पर बवाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी क्या हो गया है, आप ऐसे सोचिए कि 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो, आप उसको शूट करोगे अगर, तो आप समझ रहे हो आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट। मैं डॉक्टर रहा हूँ, मैंने देखा है इमरजेंसी में जब लोग आते हैं ना, चोट लग जाती है, कोई घटना घट गई और इंजरी हो गई है, उनका वुंड क्लीन करने के लिए, ठीक, जब हम एंटीसेप्टिक चीज़ें प्रयोग करते हैं ना, तो बाप बाप चिल्लाते हैं लोग, जिसको बोलते हैं ना कि नानी याद आ जाती है। बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है, उसको प्लेस करने के लिए जब डॉक्टर हाथ लगाते हैं ना, तो चीखें मैंने सुनी है। यहाँ बदन को छील के उस पर नमक लगाया जा रहा है, आप समझ रहे हो? तो और वो है, मतलब वो जो बुक है, बहुत सारी कहानियाँ आप सुन सकते हो, आप जाके लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। मैं गया था, ठीक है, मैं गया था ही ब्लेसिंग लेने के लिए कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ, मेरी जो क्षमता है एज एन एक्टर, मुझसे कोई कमी न रह जाए। उसके बाद मैंने यात्रा शुरू की। ठीक है। तो वो है। बाकी एज एन एक्टर मैं स्क्रिप्ट को फॉलो करता हूँ। एक बार हाँ कर दिया मेरे डायरेक्टर को, मेरे प्रोड्यूसर को, तो मैं सरेंडर कर देता हूँ। जो वासीपुर में है ना डायलॉग, हम सरेंडर करने आए हैं, सरेंडर कर देते हैं। हाँ का मतलब सरेंडर कर दिया। अब वो जो भी लिखा है उसके दायरे में जो इम्प्रोवाइज करना है मैं करूँगा। आप ये सोचते हो क्या कि अगर मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ तो लोग मुझे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला समझ लेंगे पर्दे पे जब मैं आऊँगा? तो मैंने हर तरीके का काम किया है ना रौनक। एग्जैक्टली, जैसे मुक्काबाज में लिंचिंग भी दिखाया गया है। हाँ, छावा और क्या कहते हैं मैच फिक्सिंग में एक अलग आइडियोलॉजी को दिखाया गया है। मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर भी तो की है। करेक्ट। मेरे किरदार का नाम है दानिश खान। करेक्ट। मैंने रंगबाज भी तो की है। मोहम्मद शाह अली बेग मेरे किरदार का नाम है। मुझे तब भी खूब प्यार मिला। मैंने गोल्ड भी तो की है, जिसमें इम्तियाज़ शाह की जो भूमिका मैंने निभाई, जो इंडियन हॉकी टीम का वो दौर जिसे अनबीटेबल टीम माना जाता था हॉकी का, जिसने हिटलर के सामने भी जर्मनी के ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा गोल दाग दिया, राइट। उस टीम के वो प्लेयर थे और स्टार प्लेयर थे। ध्यानचंद जी के समय में खेला करते थे, जो किरदार मैंने किया था। तो जब पार्टीशन हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए। फिर वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन बने। और फिर जब 1947 आज़ादी के बाद जब 2 टीमें आईं, भारत और पाकिस्तान की, वापस ओलंपिक में, तो वो जब भारत का मैच होता था तो भारत को सपोर्ट करने के लिए आते थे, वो सारी टीम आती थी। तो मैंने वो भी किरदार किया, मुझे उसके लिए भी प्यार मिला। मतलब मैं कलाकार हूँ। मैं अच्छे डायरेक्टर्स, जो मैंने बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है एक कलाकार का अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना। Correct. मेरे जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ। किसी की अपनी सोच है, सबकी अपनी, हर कोई स्वतंत्र है, बट बहुत ज़रूरी है रौनक कि मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बन सकूं, अच्छे डायरेक्टर, बिकॉज ये डायरेक्टर का मीडियम है। तो मैं इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देता हूँ, हर तरीके का काम करता हूँ। अभी छावा की है। वो बॉदर नहीं करता आपको कि लोग जज करेंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है आप अगर यहाँ सही हो ना, जो महादेव देख रहे हैं ना जिनके गले में नाग है, मैं उन्हीं की नगरी से हूँ।
मेरा जन्म वहाँ हुआ है। वहाँ लोग दर्शन करने कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो शंकर भगवान से ऐसे बात करते हैं जैसे लग रहा है कि डांट वांट रहे हैं। बाबा फूल उल फेंक के मारते बनल रहा ऐसा कर और कर बोल। हम लोग वहाँ से हैं, हमारी श्रद्धा अलग तरीके से है। तो ये होता है भाई हमारा दिल साफ है, ठीक है, ठीक है, तो सब ठीक है। हो सकता है आप आज नहीं समझेंगे, लेकिन मेरा चित्त साफ है, ठीक है। हो सकता है 6 महीने बाद समझेंगे या 6 साल बाद समझेंगे। मेरे इंटेंट में कोई वो नहीं था, ठीक है। मैं काम करना चाहता हूँ एज एन एक्टर। ऐसे ही जीवन का एक बड़ा हिस्सा बेहतर काम पाने में चला गया, है ना। तो वो दिन तो लौट के नहीं आएंगे, तो जो बचे हैं उसमें मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो छावा के बाद अब अच्छा काम आ रहा है? हाँ, जाट अभी तो छावा के बाद इमीडिएट आया सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव सी, एक और फिल्म है राइट, जिसमें फरूक जाफरी का किरदार मैंने किया है। बहुत प्यार मिल रहा है उसके लिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सो आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? आप साबित करते हो, बताते हो, या फिर आपको लगता है वो रिजर्व है, मेरा पर्सनल है? सी, मैं एक एक्टर हूँ, हाँ, ठीक, और एज एन एक्टर मैं हर तरीके का काम करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में मैं हूँ नहीं, तो मुझे जाकर के कोई ऐसी चीज़ कहने और बात करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। ठीक है। मेरी फिल्में सब देखते हैं। जैसे होता है ना कि भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको आती है, तो वैसे ही मैं भूख, प्यास और नींद बट आपका अपना ओपिनियन है, आप शेयर नहीं करते हो? हाँ, मैं उस तरफ जाके मैं हमेशा एक चीज़ समझिए रौनक, मेरे ऊपर किसी का पैसा लगा है, करेक्ट, सही राइट। तो जैसे हर किसी को भूख, प्यास और नींद आती है, मैं वैसा ही कलाकार हूँ। मेरे काम को हर कोई स्वीकार करे, ठीक है, हर कोई देख सके, ठीक। किसी का पैसा मेरे ऊपर लगा है, मैं कोई भी चीज़, कुछ भी, मैं कभी भी ऐसी जगह जाके अगर खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, कि जिनका पैसा लगा है उसकी जवाबदेही बनती है ना मेरी कुछ। तो मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ, सर झुका के काम करता हूँ, चुपचाप अपने घर आता हूँ, बढ़िया सी चाय पीता हूँ, खिड़की से बाहर कौवा कबूतर देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कौवा कबूतर ही हैं बम्बई में। ठीक है। सो ये बताइए विनीत भैया कि अब क्योंकि पिक्चर जब चलती है और चल पड़ती है और वीक ऑन वीक वो अर्न करती है, तो आर्टिस्ट लोग को प्रोड्यूसर बोलता है कि अब अच्छा चल रही है तो अब और पैसा देंगे? यही मैं सीधा होके बैठ गया। वो बोलते हैं हाँ, होता है। रेवेन्यू बढ़ता है तो शेयरिंग मिलती है। सीधी सी चीज़ है कि आप, अरे भाई आप ऐसे समझो ना, जब डिमांड में प्याज आ जाती है, मैंने आलू और प्याज के भी दाम बढ़ते देखे हैं। द मोमेंट देयर इज़ डिमांड, यू नो, तो अपने आप, और लोग खुशी से देते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप पे लगाया गया 2 रुपया लौट के आएगा, इसकी अगर गुंजाइश बनती है तो देने वाले कोई दिक्कत नहीं ना। और पार्टीज़ में भी अब इनवाइट आती है ज़्यादा? पार्टीज़ में तो मतलब कम ही जाता हूँ, लेकिन हाँ आता है तो जाता हूँ, जाके मिल के फिर मैं चलाता हूँ। सो पार्टी में जाने से काम मिलता है बॉलीवुड में? अगर किसी को मिलता होगा तो मिलता होगा, मुझे कभी मिला नहीं। क्योंकि पार्टीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो मेरी अभी तो थोड़ा बेहतर हो गया। पहले तो ये होता था रौनक कि जहाँ पार्टी चल रही है अगर वहाँ कोई कोना है तो उस कोने में भी अगर कोई कोना है तो मैं उधर मिलता था। मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाता। कई चीज़ें हैं, मेरे अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेरी अपनी कमियां हैं, नहीं हो पाया कभी उस तरीके से। ठीक है। 1-to-1 बातचीत में मैं खुल जाता हूँ, अच्छे से बात हो पाती है, बट जब वैसा वाला होता है तो नहीं हो पाता, वो संवाद मैं नहीं कर पाता। सो अब क्योंकि इतना टाइम आपने इंडस्ट्री में बिताया है, इतना सारा काम किया है, इतने सालों से काम किया है, आप ये बताइए कि बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का कोई आयुर्वेदिक फार्मूला है? पेशेंस इज़ द की, इंग्लिश टाइप का फार्मूला है। ओके। मतलब धैर्य बनाए रखिए। कब तक? हाँ, जब तक ना हो जाए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने ये पूछा था कि शाह साहब मैं क्या करूं कि मतलब मुझे सफलता मिल जाए, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं। तो उन्होंने, एक शब्द अलग हैं, भाव मैं बता रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही मौका आए लपक के मौके को पकड़ लो। तो उसे बात समझ में आई, थोड़ी देर गया फिर पलट गया, लेकिन शाह साहब मौका आया है, पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला लपकते रहो। ओके।
कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग, यू नेवर नो कब कैसे किस रूप में नारायण आ जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन एक आर्टिस्ट को पता होता है कि उसमें वो पोटेंशियल है। कई लोग ऐसे ही ट्राई कर रहे होते हैं। आपने अपने आप को हर बार साबित किया है। अगर पिता से बात करूं और छावा तक बात करूं और आगे भी आने वाली फिल्मों की बात करूं, तो आप उतने प्रॉमिसिंग थे। पर कई ऐसे लोग होते हैं जो अंधेरे में तीर चलाते हैं, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस पे खेलते हैं, क्लैरिटी पे नहीं खेलते कि मैं कर लूँगा। जबकि आपको भी पता हो जाता है, कोई यंगस्टर्स आपके पास आते होंगे तो आपको दिख जाता होगा कि भाई तू चला जा गाँव, तो यहाँ मत कर, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कब तक ट्राई करेगा। सो अगर कोई ऐसा मिलता है तो आप उसको ओपनली बोल देते हो कि तेरे से नहीं होगा, तू चला जा, या आप बोलते हो कीप ट्राइंग? मैं नहीं बोलता इस तरीके की चीज़ें, तब तक नहीं बोलता जब तक कोई उस भाव से न पूछे कि वो सुनना चाहता है। बिकॉज सी, मैं कौन होता हूँ किसी को बोलने वाला? नहीं, आप उसका समय बचा सकते हैं, उसकी एनर्जी। लोग अपने पिता की नहीं सुनते, लोग अपने अध्यापक की नहीं सुनते, लोग अपने मित्रों की नहीं सुनते। मुक्काबाज में एक एक्टर ने भी नहीं सुनी थी पिता की। बहुत सारी सी क्या होता है ना कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों पे हर कोई विशेषज्ञ है। करेक्ट, ठीक है। क्रिकेट जब चल रही होती है सब बताते हैं कि शॉट कैसे खेलना था। आ जाओ मैदान में, बैट तो उठाओ, आती है उधर से बॉल ब्रेटली की, आप उठाओगे बॉल कहाँ जाएगी मालूम नहीं। धन्यवाद आप दीजिए कि ब्रेटली ने आपकी बॉडी लाइन पे बॉल नहीं डाली थी। दूसरी चीज़ सिनेमा, हर किसी को पता है कि पिक्चर में क्या कमी रह गई। ठीक है, आप आओ, अब तो सबके मोबाइल में कैमरा है, बना लो, बना के तो देखो। हर कोई डॉक्टर है, आप बीमार पड़ गए 2-4 दवा सब बता देते हैं। तो इन चीज़ों में सबकी अपनी राय है। जीवन में सामने वाला अगर किसी परिस्थिति में है तो हर किसी को मालूम है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खुद के ऊपर अप्लाई करो। तो मैं इस चीज़ से तब तक बचता हूँ जब तक कोई आके मुझसे एक्चुअली, एक होता पूछने के लिए पूछा और अगर वो मैं फील करता हूँ तो मैं नहीं बोलता। ठीक है। लेकिन एक्चुअली कोई कुछ जानना चाहता है तो अगर मुझे लगता है कुछ कहना चाहिए तभी कहता हूँ, नहीं तो मैं उस तरीके की चीज़ों से बचता हूँ। ऐसे कन्वर्सेशन में आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कुछ शेयर कर लेता हूँ जो मुझे लगता है। अगर किसी को कोई टुकड़ा काम आ जाए अच्छी बात है, ना ले कोई शिकायत नहीं। मुक्काबाज का स्क्रीन प्ले भी आपने लिखा था, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन था। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तो अगर छावा में मैंने और मेरी सिस्टर ने लिखा जी, फिर बाद में और लोग आए जब अनुराग सर ने ओके कर दिया। छावा में अगर मौका मिलता तो कौन सा पार्ट आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते थे या और ऐड कर सकते थे जो नहीं हुआ? ऐसा नहीं सोचता ऐसा मैं, नहीं सोचते। तो अगर एक्टर हो तो एक्टर की तरह ही मैं उसमें अपना काम करिए। ठीक है। बिकॉज सी पहले उस पर बहुत लोग काम कर चुके हैं और अगर मेरे अंदर इतनी खुजली है, जाके विनीत पिक्चर बनाओ, दूसरों को उनकी फिल्म बनाने दो। ठीक है। मैं एज एन एक्टर आपके सेट पे आया हूँ तो मैं वो बैगेज लेके नहीं आना चाहता कि ये कर लीजिए वो, मैं सोचता ही नहीं इस तरीके से। ठीक है। क्या अगर इतना जोर से धक्का पड़ रहा है मुझे अंदर से और उल्टी आ रही है, खुजली आ रही है, हाँ, तो जाके खुद कर लो। जाके खुद करो ना। दूसरे की पिक्चर में विनीत क्यों ऐसा करना, तो मैं नहीं करता कभी नहीं। हाँ, एज एन एक्टर मैं जो मैंने बोला सरेंडर करके काम करता हूँ, तो जो जो चीज़ें फील करता हूँ वो मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। मैं सरप्राइज़ नहीं करना चाहता मेरे डायरेक्टर को, तो मैं पहले ही जाके कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा है, तो बाकी उसके बाद अगर उन्होंने ये बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, फिर दूसरी बार नहीं बोलता। ठीक है। मेरे मन पे ये रहता है मैंने जो फील किया मैंने सब शेयर किया था, ख़त्म कहानी। फिर जो कहा जाएगा वो करता हूँ। छावा की जो अंतिम कविता थी कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच, उनको वहाँ पर बांध कर रखा है और आप पीछे से जा रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग वो शूट कर रहे थे तो क्या माहौल था, कितना इमोशनल था और कितना आप लोग इन्वॉल्व थे उस पूरे सीन में? रौनक, वो सीन मेरा फेवरेट सीन था और उस सीन का मुझे इंतज़ार था, विकी को भी इंतज़ार था, लक्ष्मण उतेकर सर को भी कहीं ना कहीं उस सीन का इंतज़ार था, क्योंकि एक वॉर फिल्म के क्लाइमेक्स के आसपास कविताओं में संवाद होगा, ये अपने आप में बड़ा एक्सपेरिमेंट बहुत, हाँ ऐसे ही हुआ था। तो लक्ष्मण सर ने वो तय किया था कि नहीं, वो कविताओं में बात हुई थी छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी के बीच में, तो कविताएं ही होंगी, बस कविताएं आज के समय में समझ आ सकें वैसी कविताएं हम, कि भाव जो है सही रहे, उसको ध्यान में रखना था।
तो इरशाद कामिल सर ने सारी पोइट्री जो मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखी है सारी पोइट्री। तो वो इंतज़ार था। लक्ष्मण सर ने रीडिंग में मुझे और विकी को जो समझाया था, बिकॉज़ वो कैमरामैन भी रहे हैं कई फिल्मों में। छावा में उन्होंने द कैमरामैन सौरभ थे, सौरभ गोस्वामी, लेकिन विजुअली वो सोचते हैं बीइंग अ डीओपी, तो उन्होंने वो विजुअल बताए थे। तो आज जब फिल्म रिलीज़ हुई है और जो विजुअल दिखता है तो मुझे वो डिस्क्रिप्शन उनका याद आता है, क्यों नहीं, यही तो बोला था उन्होंने बताया था कि ये बधे हैं, ऐसे ऐसे फ़ौज खड़ी है, मुग़ल सेना जो है औरंग की सेना खड़ी है, औरंग का तंबू सामने है थोड़ा दूर, और कवि कलश जी और इनको जो है, जो कवि कलश जी को लेके जाते हैं तो दोनों लोगों की बैक है एक दूसरे की तरफ। जैसे जैसे दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब उसमें एक सब टेक्स्ट मेरा ये था, मतलब आप कुछ सोच की चीज़ें करते हो कि वो सीन ऐसा है जिसमें पीड़ा भी है लेकिन जाहिर नहीं करते हम। पीड़ा खुद के लिए नहीं है, पीड़ा मित्र के लिए है, पीड़ा महाराज के लिए है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान आती है जब औरंग आता है कि मान तो नहीं झुकने देंगे, तुम हमें टुकड़े टुकड़े भी कर दो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो नहीं होने वाला। तो वो एक प्राइड था जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो सोच थी, विचारधारा थी, उस विचारधारा को झुकने नहीं देना था। मित्र के लिए तकलीफ़ थी, लेकिन वो मित्र को जाहिर इसलिए नहीं करना था कि अगर मैं कमज़ोर पड़ा तो वो भी टूटेगा। तो वो दोनों लोगों के अंदर चल रहा है। प्लस जब कविताएं शुरू होती हैं तो सिर्फ ये नहीं था, उस पूरी, क्योंकि मुग़ल सेना का बादशाह है वहाँ टेंट डाले तो बहुत दूर तक सैनिक होंगे ना, और जो औरंग का तंबू लगा है, क्योंकि आप सीन देखोगे तो औरंग सामने से हमेशा आता, तो तंबू के अंदर बैठता था, वहाँ से अंदर से बैठ के जस्ट फिगरिंग आउट क्या चल रहा है। तो जो कवि कलश जी की आवाज़ है और छत्रपति संभाजी महाराज की जो के बीच में जो कविताई की प्रतियोगिता है, बात सिर्फ हम दोनों की नहीं थी, ये आवाज़ उस कान में जानी चाहिए कि हम मौत की तरफ बढ़ते हैं तो भी मुस्कुराते हैं, हम ललकार के जाएंगे। तो वो सुर वो पकड़ा था, वो ध्यान में था। हम वो कविता भी ज़रूर सुनना चाहेंगे जो छावा फिल्म में कवि कलश ने छत्रपति को सुनाई थी जब आप लोग भोजन कर रहे थे। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। क्या बात है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय हर हर महादेव। और हम चाहते हैं कि हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर आपको अपनी फिल्म में नमक की तरह इस्तेमाल करे क्योंकि स्वाद उसी से पड़ता है। थैंक यू। एक फीडबैक आपको पता नहीं आया नहीं आया, क्योंकि मैं जब थिएटर में बैठा था तो क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वो फिल्म देखी जा रही है और लोगों को घनौजी और कान्होजी के बारे में पता नहीं था, कि लोगों को वो कहानी नहीं पता थी। सो सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि कवि कलश ने तो नहीं धोखा दिया है। बहुत कम लोगों को ये बात, मतलब अब तो ठीक है, जिक्र आ चुका है फिल्म में कि कवि कलश जी उत्तर भारत से थे, लेकिन लोगों को नहीं पता कोई ऐसा जो उत्तर भारत से था, वो मराठा साम्राज्य के साथ, वहाँ के छत्रपति के साथ मित्रवत भाव के साथ, और मित्र के लिए मौत को मुस्कुरा के चूम गया। मतलब मुझे लगता है कि अगर एक्चुअली फ्रेंडशिप डे मनाना है तो 11 मार्च को मनाना चाहिए, ताकि ये बार बार याद आए कि दोस्ती की पराकाष्ठा हमारे यहाँ कैसी रही है। क्या बात है। और 2 बार मना लीजिए ना, फ्रेंडशिप डे तो अच्छा ही दिन होता है, 2 बार मना लीजिए। एक बार 11 मार्च को, मुझे लगता है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही कर देनी चाहिए, वहीं घोषित हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि 11 मार्च आने को ही है। यस, वो था और उनको वो लांछन लगते रहे। तभी वो डायलॉग भी आया कि आज तक मेरे पे जो उंगली उठी है, हाँ, तभी वो गए नहीं, हाँ, छत्रपति के कहने के बाद भी, कि जबकि वो बुरहानपुर की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में भी साथ थे कवि कलश जी, और जो आखिरी लड़ाई है
उस लड़ाई में भी साथ। हम लोग को लग रहा था चले जाना चाहिए था कभी कॉलेज को, तो उनको क्योंकि शायद वो और आगे बता पाते लोगों को, बट चलिए। फिर वो जो उनके मन पे भार था, और मित्र को छोड़ के वो नहीं जाते, यही तो दोस्त होता है। तो हमेशा उनके साथ ये था कि वहाँ पे ये होता था कि ये उत्तर भारत से कवि कलश जी हैं, कभी न कभी यही पीठ में खंजर मारेंगे, इसलिए वो अकेले भोजन करते थे, है ना। हमेशा वो दृष्टि उनको झेलनी पड़ती थी जो वो नहीं हैं, लेकिन वो चुपचाप रहते। उनको ये पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे बीच जो मित्रवत भाव है वो बहुत उच्च दर्जे का है, तो वही उनके लिए काफ़ी था। और जब वक्त आया तो उन्होंने वो किया जो आज अमर गाथा है। बिल्कुल। फिल्मों में वायलेंस को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है सही है? एनिमल जैसी मूवीज़ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, आपको क्या लगता है वायलेंस दिखाना चाहिए? हर मेकर की अपनी सोच है ना, हर मेकर की अपनी सोच है। और अगर डायरेक्टर को ये लगता है कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है तो डायरेक्टर बना रहे हैं। बट डिबेट ये है ना कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अलग हो सकता है। ये मैं मानता नहीं हूँ, पर्सनली नहीं मानता हूँ, बट सवाल है। मैं पता नहीं, मैं इस मामले में ऐसा हूँ कि अब अगर मैं एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म पसंद करता हूँ तो मैं हर किसी को ये कहूँ ऐसा ही करो, तो ये तो सही नहीं है। तो जिस तरीके की चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो करे, है ना, और जिम्मेदारी के साथ करे, बस बात इतनी सी है। वो कहा जाता है ना कि मतलब आप जो करना है करिए, बस इतना ख्याल रखिए कि अगर कहानी की ज़रूरत है, आप उसी तरीके से सोच रहे हैं तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती जब कोई चीज़ ठूंसी जा रही हो, थोपी जा रही हो, मुझे बस ये लगता है उससे बचना चाहिए। बाकी ठीक है, अभी हम लोगों ने वासीपुर की ना, गैंग्स ऑफ वासीपुर थी ना, उसमें भी वायलेंस था, लेकिन मैंने और भी चीज़ें की हैं। बॉम्बे टॉकीज़ भी तो की है, उसमें एक थप्पड़ नहीं चलता, मतलब मेरा हाथ। सिया भी की है, सिया में मेरा किरदार कभी एक थप्पड़ नहीं मार पाता किसी को। ये मुक्काबाज भी की है, मुक्का मार रहा है। मुक्काबाज की है, मतलब आप बोलें उसके पहले मुक्का चल जाता है। तो एक कोई दायरा ऐसा नहीं हो सकता कि यही करूँगा, और हर किसी की अपनी सोच है। ठीक है। और रणबीर कपूर ने कमाल का काम किया है एनिमल, कमाल का काम किया। एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई जिसके ऊपर पूरा देश ने बात की कि सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स ने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे बात कोर्ट तक भी पहुंच गई। लोग अपनी अपनी बातें उस पर शेयर करने लगे। आपने देखा वो कंटेंट? एक कॉमेडी शो था यूट्यूब का। क्या मैंने मतलब जब ये चीज़ें हुई तो थोड़ा मैंने देखा, बिकॉज मेरे प्रमोशंस वगैरह चल रहे थे। क्या ओपिनियन है आपकी उस? मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ रौनक, कि जो करिए, जो कुछ भी करिए, जिम्मेदारी के साथ करिए। हमारा देश बहुत बड़ा है, राइट। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुनियादी चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं। आप बौद्धिक स्तर पे जहाँ पहुँचे हो, मैं रौनक की ही बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे गांव में जो लोग हैं वो भी इतना एक्सपोजर उनको मिला हो। करेक्ट, 140 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, हर छठा इस धरती पे भारतीय है। तो कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदारी हर किसी को समझने की ज़रूरत है, किसी भी फील्ड में, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसी हो जिससे कुछ भला हो सके। ठीक है, ठीक, पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान जूझ रहा है, तो इतनी सी एक जिम्मेदारी अगर हर कोई समझे ना, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे हाथ में छाता है, कहानी थी ना, मुझे कहानी याद नहीं है, मेरे हाथ में छाता है और कहा गया मैं मतलब स्वतंत्र हूँ, जो फुटपाथ पे छाता घुमा घुमा के चल रहा हूँ, इसकी नाक पे लगा, उसके सर पे लगा, उससे बचना चाहिए। छाता है, इसका मतलब ये नहीं कि घुमाते चलेंगे, छल्ला है तो घुमा लो। आपने नाक और सर बोला, छाता तो कहीं और भी लग सकता है। हाँ, कुछ भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है ना? नाक और सर तो बस मुझे ये लगता है कि रौनक सी, चाबी का छल्ला आप घुमा लो, चलता है। छाता भी घुमाओगे तो अपने घर में घुमाओ, अपने छत पे जाके घुमाओ, अपने स्पेस में जाके कर लो जो करना है। बट ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे सोच रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, सभी लोग उसी बौद्धिक स्तर पे या उस स्तर का एक्सपोजर हर किसी का हो गया हो। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है, अगर इसको हम समझें, कॉम्प्लिकेशंस तब भी होंगे, कम होंगे। समझ गया मैं। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। प्राइवेट स्पेस में आप गाली वाली देते हो? भाई मैं तो बनारस का हूँ
वहाँ तो हाय को रिप्लेस कर देती है गाली। मतलब हाय हम लोग बहुत समय तक नहीं बोल पाए। ठीक है। वहाँ इंग्लिश अगर बोल दिया हाय रौनक, तो हाय रौनक शाम तक गूंजेगा, 5-7 दिन गूंजेगा। मेरे सारे दोस्त मुझे याद दिलाएंगे कि कल सुबह तूने बोला था हाय रौनक। अच्छा, हाय रौनक। हाय भाई आ गए। हाय भाई क्या लेंगे, हाय भाई। मतलब वो अलग लेवल के कॉम्प्लेक्स में धकेल देते हैं। लेकिन हाँ, गालियाँ वहाँ मोहब्बत से दी जाती हैं। और कैसे हो, डांट 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 डांट, और बुरा नहीं लगता क्योंकि इंटेंट वैसा नहीं होता है ना। वाक्य खत्म करने के लिए वो फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग होता है। नॉर्मल है, मतलब कहाँ से आ रहे हो, हाँ अबे कल कहाँ गए थे, बहुत अच्छे लग रहे हो, डांट 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 डांट, चलो खिलाओ ना, डांट 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 डांट, अबे नई गाड़ी ले ली, डांट 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 डांट, चचा दिखे थे आज, तुम्हें खोज रहे थे, डांट 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 डांट। प्लीज रिप्लेस डॉट 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 डॉट। क्या लगता है आपको वहाँ क्या सूट करता है, कमेंट करके बताएं। अबे नया लैपटॉप ले आए, कब लिए बे, डांट 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 डांट, बड़े अच्छे लग रहे हो, डांट 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 डांट। अबे जब तुम चाय पिलाते हो, मीठी चाय पिलाते हो, डांट 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 डांट। कितनी बार बोले दूध वाली मत पिलाओ, डांट 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 डांट। दूसरा बोलेगा हम कितनी बार बोले ग्रीन टी नहीं समझती, डांट 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 डांट। चाय पिलाओ तो चीनी डाल के पिलाया करो, डांट 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 डांट। अबे चलो समोसा खा के आते हैं, डांट 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 डांट। हर बात में मोहब्बत झलकती है, वो बुरा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो इंटेंट ऐसा नहीं होता। एक वक्त था वहाँ पे कवि सम्मेलन होता था और गालियाँ ही गालियाँ होती थी, लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता था। होली के वक्त होता था बस। तो बच्चे इस तरीके के जो लोग, उनको उसके पहले कहीं दूर रिश्तेदारी वगैरह में भेज दिया जाता था। ये लाउड स्पीकर पे चलता, अब वो बंद हो गया। व्हाट्सएप पे डॉट 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 डॉट। हाँ मतलब अब ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं अपनी अलग हैं, बट वो ऐसे प्रॉपर हो, और लोग आते थे, उसकी कैसेट्स बना करती थी। नेपोटिज्म पे दिया आपका बयान बहुत वायरल है, वो मानते हैं अभी भी सी, मैं नेपोटिज्म मानता ही नहीं। मैंने बोला भी है ये। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ रौनक, मैंने देखा है, मैं बनारस का हूँ, कि मेरे ही दोस्त जिनके पिताजी इंजीनियर थे, उन्होंने बच्चों को इंजीनियर बनाया या बनाने की कोशिश की। जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। जो पॉलिटिशियंस रहे हैं उनको वो प्रयास करते देखा। जिनके घर में कोई ऐसी दुकानें थीं या कोई गल्ला था, चाहे वो कपड़े का हो चाहे वो मसाले का हो, वहाँ उस गल्ले पे वो लड़का बोलता था, बे यार विनीत यार तुम लोग कहीं भी चले जाओ, हमको तो गल्ले पे बैठना है। तो गल्ले को केंद्र में रख के जितना प्लान करना है कर लो। ठीक, तो ये मैंने होते देखा है। तो मैं कभी भी इस चीज़ को ये मानता ही नहीं, ऐसे सोचता ही नहीं। फिल्म पे नज़र इसलिए होती है इंडस्ट्री पे क्योंकि ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा बातें होती हैं, आप ज़्यादा क्यूरियस होते हो। अदरवाइज़ हर शहर में एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, ज़्यादातर। और मेरे पिताजी ने भी कोशिश की थी कि मैं एकेडमिक्स में रहूं, वो मैथमेटिशियन है। तो उन्होंने भी कहा था कि अरे तुमने तो सब छोड़ ही दिया, ये क्या कर रहे हो। तो उसकी डिटेल में नहीं जाता, बट भाव तो यही था ना कि मैं उनकी फील्ड में होता तो वो कुछ मदद कर पाते, बिल्कुल, कुछ गाइड कर पाते, उनको जो आता है वो मुझे एटलीस्ट पढ़ा पाते। मैंने उनकी लाइन ही छोड़ दी क्योंकि वो गैंग है मेरे घर में एकेडमिक्स की, उसी से निकलना था मुझे। तो फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई बच्चा किसी ऐसे घर में जन्म लिया जिसके माँ बाप ने बहुत कुछ किया है फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें बच्चे क्या गलती? कोई गलती नहीं। और कौन माँ बाप ऐसा है रौनक जो दुनिया में बच्चे को लाता है वो ये बोले कि नहीं बहुत सारे लोगों के बच्चों को जो है शिक्षा अच्छी नहीं मिलती तो हम अपने बच्चे को जो है अच्छी जगह पे नहीं पढ़ाएंगे। कौन करता है ऐसा? कौन अपने बच्चे को बोलेगा कि भाई बहुत सारे बच्चों को जो है चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती, या खाना अच्छा नहीं मिल पाता तो मैं अपने बच्चे को खाना अच्छा नहीं खिलाऊंगा, या बच्चा बीमार हो गया 5 दिन तक मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा। कौन करता है? कोई करता है क्या ऐसा? तो जब अगर माँ बाप बच्चे को दुनिया में लाए हैं तो उन्होंने जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझा है, सीखा है, कमाया है,
वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं, इसमें बुरा क्या है? यही तो संसार है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अपने लिए फिल्म बनवा सकूं। होती तो मैं भी करता ना। बट इसमें सवाल ये है विनीत भैया कि कितना? रौनक, जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने आलिया भट्ट का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि आलिया भट्ट का काम मुझे अच्छा लगता है। रणबीर कपूर ने मुझे कॉल करके अगली जब देखी थी 2013 में, मुझे नहीं पता रणबीर कपूर का कॉल है, मेरे पास नंबर भी नहीं थे। ही कॉल्ड। क्या बात? एंड ही सेड कि मैं रणबीर कपूर, मुझे लगा मेरे दोस्तों में कोई मेरी टांग खींच रहा है, प्रैंक कर रहा हूँ। हाँ मतलब, और हैं मेरे शैतान दोस्त। डॉट थोड़ी देर तक वही चला डॉट 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 वाले। तो मुझे लगा उनमें से कोई है यार, समझ नहीं आ रहा कौन है। बट फाइनली जब ये हुआ कि नहीं, रणबीर कपूर ही हिमसेल्फ इज ऑन कॉल, तो फिर हमारी बात हुई। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद जब भी मुझे रणबीर का काम अच्छा लगता है, मैं संदेश पहुंचाता हूँ। ठीक, तो आप जिसके बारे में, जिसके काम के बारे में सोचते हो, आप जिक्र उनका आता है, स्वभावतः है। अभी मंगल ग्रह पे किसी नाम का कोई प्राणी होगा, है ना, उसका नाम सपोज होनोलुलु होगा, तो होनोलुलु याद नहीं आते क्योंकि हमने न देखा न उनके बारे में सोचा। तो मुझे इनका काम अच्छा लगता है, तो मैं उधार की सोच से कम चलता हूँ, अपनी सोच से चलना चाहता हूँ। तो वो जो मैंने कहा, मैं कहने का इंटेंट ये है मेरा कि 23 साल हो गए, है ना, आज भी मेरे पास घर नहीं है। मैं जब आया था, मतलब आप आलिया भट्ट को देखो, जब उन्होंने शुरू किया है से आज तक कितने एक्सपेरिमेंट किए कमाल के। आप हाईवे उठा के देख लो, गंगूबाई उठा के देख लो, उड़ता पंजाब उठा के देख लो, है ना, कितनी फिल्में हैं और क्या रेंज है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब एक्टर को समय से मौका मिल जाता है तो एक्टर अपने ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, खुद के ऊपर काम करके निखर पाता है। आधी जिंदगी तो चली गई अगले महीने का बिल भरने में। मैं ये आज़ादी चाहता हूँ कि मैं अगर खुद के ऊपर एज एन एक्टर जाके कहीं 4-6 महीने काम करना चाहता हूँ तो मैं काम कर सकूं। मुझे ये ना हो कि भाई बिल जो है बिल बजा रही घर की। राइट। मेरी छटपटाहट ये है। तो मैंने वो बात बोली थी क्योंकि आलिया भट्ट की उम्र कम थी उस समय। मैं 2001 में आया था मुंबई, 2001 2006 के आसपास मैं तो ऑलमोस्ट छूट गई थी मुंबई मेरी। मैं घर पे था 8-10 महीने से। महेश भट्ट साहब बनारस आए थे, बीएचयू का एक फंक्शन था स्पंदन, तो मेरा भाई जो है कार्तिकेय, उसको पता चला। मैं तो घर में मतलब 8-10 महीने एक ही काम किया है, दिन भर फिल्में देखता था, सुबह ग्राउंड शाम ग्राउंड। घर वाले परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया है, क्योंकि इतना लंबा कभी रुकता नहीं था रौनक। और बीच में जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी वो ये होती थी कि तिलकहरू आ रहे हैं। तिलकहरू मतलब लड़की वाले, क्योंकि पढ़ाई एमडी पूरी हो गई, मेरी पीजी पूरी हो गई थी मेडिकल की। लेकिन उनको बाद में यही बोलते, वो पूछते थे क्या आगे का प्लान है, तो वो तो बम्बई जाऊंगा, कब जाऊंगा समझ में नहीं आ रहा। तो महेश भट्ट साहब आए थे, मेरे भाई ने बोला भैया कपड़ा पहनो। उसने क्या जुगाड़ बिठाया, उसने मुझे उनके साथ उसी गाड़ी में उनके बगल में बिठा दिया और पूरे दिन मैं महेश भट्ट साहब के साथ रहा। खूब बातें हुई, खूब। अगले दिन नाश्ता करने भी हम साथ, मतलब मैं गया होटल और सर के साथ, फिर एयरपोर्ट जाके ड्रॉप करके आया। मतलब कार्तिकेय जो मेरा भाई है उसने ये मैजिक किया था, क्योंकि वो देख रहा था कि भैया पूरे दिन सिर्फ फिल्म देख रहा है, ग्राउंड जा रहा है, फिल्म देख रहा है। तो रौनक वो उस तकलीफ को समझ रहा था, क्योंकि जब मैं मुंबई पहली बार गया था तो भी मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, बहन मेरे साथ खड़ी थी मुक्ति। तो वो फेज उनको भी तकलीफ दे रहा था। तो भट्ट साहब ने ये उस समय बोला था, विनीत आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ रॉ एनर्जी एंड रॉ टैलेंट इन यू एंड सेम थिंग आई फेल्ट व्हेन आई मेट इरफान, वाजपेयी एंड राणा। मेरे लिए तो ऐसा लगा डूबते को तिनके का सहारा। ये सेंटेंस कितनी बड़ी बात है। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था रौनक, कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं की थी तब तक कि मैं किसी को दिखा के बोलूँ ये काम देखिए।
और तब 7 साल हो चुके थे वो में। लेकिन उनकी इस बात, उन्होंने बोला कब आ रहे हो, तो मैंने उनको ये नहीं बताया 10 महीने से यहीं पड़ा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बम्बई छूट चुकी थी मेरी। लेकिन आना ही चाहता था, कैसे जाऊँ वो समझ नहीं आ रहा था। महेश भट्ट साहब कारण बन गए, बोले मुंबई आओ, कब आ रहे हो, तो उनको लगा घर पे आया होगा छुट्टियों में, ऐसे होता है ना, 5-7 दिन के लिए आ गए। सही बात। तो मैंने ये झूठ इतना ही बोला कि उनको ये नहीं बताया कि मैं 10 महीने से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब। बोला सर आ रहा हूँ। बोले आओ जल्दी, आते ही मिलो। आया, मिला, और फिर मुझे एक फ़िल्म मिली। तो वो फिल्म के दरमियान मैंने आलिया की एज कम थी, तो होता है ना, मैं भी घर जाता हूँ, मेरे भी भाई के बच्चे हैं तो गोद में आके बैठते हैं, एज कम थी, तो एक पिता और पुत्र का या पिता और पुत्री का जो एक रिश्ता होता है, तो उस समय आलिया की जो एज थी, मैं तब भी स्ट्रगल कर रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं जिस समय ये बात की थी 2025 जनवरी के आसपास की बात है, मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी और वो 16 स्क्रीन में रिलीज़ हुई थी, अक्रॉस मुंबई। मेरा दिल टूट गया था, वो पीड़ा से मैं गुजर रहा था, और फिर मैं बोला मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब समय से कलाकार को मौका मिलता है तो एक कलाकार कितना निखर सकता है, दैट्स व्हाई आई टेक द नेम। करेक्ट। क्योंकि मुझे उनके काम पसंद है। और मैं सब दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जब मुक्काबाज आई थी, और आज 2025 में जितने लोगों ने मुक्काबाज देखी, अगर सारी संख्या को मिला के 100% कर दूं, तो रौनक 90-95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म डाउनलोड करके देखी या किसी प्लेटफॉर्म पे देखी, थिएटर में वो नहीं गए थे। आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि विनीत भाई मैंने कल मुक्काबाज देखी, क्या फिल्म है, क्या काम किया है, और ये तो उनकी तारीफ सर आँखों पर। लेकिन एक पीड़ा भी होती है कि काश जब 12 जनवरी 2018 को मुक्काबाज थिएटर में रिलीज़ हुई थी, अगर आप एक टिकट कटा के गए होते तो 2018 से 31 दिसंबर 2024 तक, ये जो 7 साल के आसपास का जो वक्त गया है, मैं मुक्काबाज जैसी 7-8 फिल्में और कर पाता। एक साल में एक एक्टर, कम से कम मेरे जैसा एक्टर 3 फिल्में कर लेता है, तो 7 साल में 21, मैं 21 का वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम 7-8 ऐसी फिल्में करता जो बिल्कुल कुछ अलग होती। और मैं ऐसी ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उस कैपेसिटी की फिल्म की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक डायरेक्टर इतना सशक्त हो, बिल्कुल है ना, एक प्रोडक्शन हाउस इतना सशक्त हो, जहाँ मुझे इस पीड़ा से ना गुजरना पड़े कि मेरी फिल्म कितने स्क्रीन में रिलीज़ होगी और कैसे रिलीज़ होगी। तो ऑडियंस यही कहेंगे कि भाई थिएटर में जाओ, उस टाइम ही जाओ। मैं ऑडियंस को, मैं ये पर्सनल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हो तो आप ये बात को समझो कि आप थिएटर में अगर गए होते, आपने मुक्काबाज उस समय थिएटर में दे, सिर्फ मेरी फिल्म नहीं, मैं बहुत हैं, मेरे बाद भी बहुत आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कोई इस पीड़ा से गुजरे। बिल्कुल। तो आप जब थिएटर में जाके एक टिकट लेके देखते हो, तो एक किसी कलाकार के करियर के बनते हुए करियर को मकान मान लें, तो उस बनते हुए करियर के मकान में एक ईंट के जैसा होता है आपका एक टिकट। क्या बात है। उस कलाकार को वो एक शक्ति देता है कि वो और प्रयोग कर सके। अदरवाइज मेरी कोई थिएट्रिकल वो रिलीज हो ही नहीं पाई 7 साल में। और मैं ये पूछता हूँ कि आप बोलते हो, ठीक है, आप जहाँ हो, आपने जितना समझा वो ठीक है, हर किसी की अपनी सोच है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो कुछ भी सोचते हैं। पिता और पुत्र एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी उनकी सोच अलग हो सकती है। एक उत्तर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे खड़ी होती है। रौनक, मुझे एक बात बताओ, आप 25-30 लोगों को सपोज जानते हो, ठीक ठाक जानते हो, उनमें से कोई एक चल के आया और उसने बोला मुझे 4-5 लाख की ज़रूरत है, और आपको पता है कि लौट के नहीं आएगा, आपको क्या लगता है कितने लोग पैसा दे देंगे ऐसी परिस्थिति में? ऑलमोस्ट जीरो, कोई नहीं देगा। ऑलमोस्ट जीरो। मैंने बोला ये व्यक्तिगत रूप से आप उनको जानते हो, पर्सनल है, लेकिन लौट के नहीं आएगा। रकम कितनी? 4-5 लाख, और देने वालों की संख्या आप बोल रहे हो ना, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। पर्सनल रिश्तों में जब हमारा ये टेक है, दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये बहुत ईमानदार कन्वर्सेशन में कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो प्रोड्यूसर जो बिजनेस के लिए बैठा है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोड्यूसर, अगर मेरे ऊपर किसी विनीत या किसी विनीत के ऊपर पैसा लगा के अगर उनको रिटर्न नहीं दिख रहा है, क्यों लगाएंगे भाई? करेक्ट। मुझे कैसे हक मिल गया कि मैं उनको बोलूँ आप मेरे ऊपर नहीं लगा रहे हो? पीड़ा होती है, आंख से आंसू गिरते हैं, सब कुछ होता है मेरे साथ,
मैं ब्लेम नहीं करता, ये मेरी सच्चाई है, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करूं। सीधी सी चीज़ है ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो ये दर्द मेरा है, इसके लिए आप भी रो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा दर्द है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे रो लेने दो। मैं इस मामले में मर्द को दर्द नहीं होता, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मुझे फिजिकल पेन फिर भी झेल लेता हूँ, लेकिन ये वाले धक्के मुझे रुला देते हैं, मैं रो लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आंसू गिरने मतलब ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं किसी से लड़ने भी नहीं आया हूँ, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर व्यक्तिगत संबंधों में आप 4 या 5 लाख इसलिए नहीं दे पाते हो कि लौट के आता नहीं दिख रहा है, ठीक, तो एक प्रोड्यूसर जो बिजनेस के लिए वहाँ है, मैंने क्या ही किया है किसी के लिए भाई, करोड़ों रुपए मेरे ऊपर क्यों लगा दे। लेकिन जब आप एक टिकट खरीद के फिल्म देखते हो तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को आप कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाते हो कि विनीत या किसी विनीत की फिल्म आप जो लगाओगे लौट के आ जाएगा। क्यों नहीं बनेगी दोस्त, क्यों नहीं बनेगी? तो बोलने के पहले थोड़ा सा एक और डीप अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें सुलझ जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईमानदार कन्वर्सेशन करिए। हो सकता है आज ना समझा पाऊँ, ना कह पाऊँ, या आजकल तो वो भी होता है ना कि एक लाइन कट करके फ्लोट करा दी और कॉन्टेक्स्ट क्या था पता नहीं। सही बात है। तो क्या पता वो लाइन कट करके किसी के पास मेरी गई हो। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं उससे भी नहीं घबराता कि किसी दिन वो पूरा कॉन्टेक्स्ट उनके पास आ जाएगा। नहीं, वो उसमें कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो हमारे पास पहुंचा या जो हमने कंज्यूम किया, उसमें वो राइट कॉन्टेक्स्ट ही था। उसमें जो चीज़ एविडेंटली निकल कर आई, उसमें आपने उनको बहुत ही ग्रेसफुली, मैं इमीडिएट अगली लाइन ही थी कि नहीं, हमने वो पूरी ही देखी है, फैंटास्टिक एक्टर। सो वो ग्रेसफुली आपने उनको अप्रिशिएट किया, ये भी, और सेकंड जो आपका पेन था वो भी उसमें दिखा। सो हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको सेंसेशनलाइज करके, हाँ उसको कई लोगों ने वैसे प्रयोग किया, बट जब हम देख रहे हैं या हमारा सवाल आ रहा है तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आ रहा है। बट वेरी वेल सेड, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगी, वो हिम्मत भी मिलेगी, ऑडियंस को वो मैसेज मिलेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। और हाँ, मतलब आप अभी जैसे सुपरवाइजर मालेगांव थिएटर में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म लिखी गई है। आपने जैसे छावा को प्यार दिया, उस फिल्म को जाके प्यार दीजिए, और जाट को भी देंगे, और जाट को भी दीजिए। तो क्या होता है जब ये फिल्म चलेगी सुपरवाइजर मालेगांव, तो ऐसी और 4 फिल्में बनेंगी। बिल्कुल। आप ये समझो कि अगर एक तरह की फिल्म अगर आई है, थिएटर में है, वो फिल्म अगर नहीं चलती है तो कई फिल्म इस दरवाजे के बाहर अगले 3-4 साल के लिए रुक जाती है। करेक्ट। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगाया, अगर वो नहीं लौट के आएगा तो उनको वापस से हिम्मत जुटाने में इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर वो चल गई तो जो दरवाजे पे 10 और फिल्में 10 लोगों की हैं, इमीडिएट उनमें से कई फिल्में शूट की तरफ बढ़ जाती हैं। अनुराग सर से कैसी इक्वेशन है आपकी? मुक्काबाज के बाद कभी ऐसा मन किया कि सर कुछ और बनाते हैं, बात होती है, ऐसे डिस्कशन होते हैं? हाँ, मैं तो काम करना चाहता हूँ उनके साथ। जब भी काम किया है तो एज एन एक्टर मैं ग्रो ही हुआ हूँ, बिकॉज हमेशा वो कुछ नया चैलेंज दे देते हैं कि हमेशा कोई, मतलब वो पुराना काम देख के नया काम नहीं मिलता। उनको ऐसा भरोसा होता है ये कर लेगा। कि अब जैसे बॉम्बे टॉकीज़ आप देखें, अगली देखें, तो बॉम्बे टॉकीज़ में जो किया, वहाँ से अगली में कास्ट करना, इस दोनों बहुत अलग है। एक बहुत मासूम है, बहुत ही ज़्यादा मतलब शातिर, अलग लेवल का शातिर। तो वो दोनों चीज़ें लोगों को पसंद आई, तो वो उनके और साथ वो आपने कितना, मतलब कितना जस्टिस किया उन सारे रोल्स में। और चाहे वो, और दानिश का भी मैं अगर मैं बोलूँ कि एक उस टाइम दानिश को सरदार खान के सामने कैसे होना है, और वो अपने आप में वो जो सीन है, गोली लग के निकल गई और फिर बाप चाबी ढूंढ रहा है, और फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, इट वाज सो नेचुरल। मतलब वो इम्प्रोवाइज हुआ था सब, कितना अमेजिंग था वो, मतलब वो सब इम्प्रोवाइज हुआ था। वो आपका पोटेंशियल दिखाता है, मतलब वो, और इसीलिए शायद लोग आपसे कनेक्ट भी करते हैं कि वो फ्लॉलेस चला गया हो, मतलब उसमें कोई स्ट्रगल नहीं था, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं था। और उस किरदार के लिए, जो किरदार उस समाज से आ रहा है, उस अपब्रिंगिंग से आ रहा है, कैसे वो लुंगी पहन के बैठा है, कैसे उसने उस पर शर्ट पहनी है, बनियान पहन के सीधा गन लेके पहुंच गया, बोले तो सो रॉ। हमने देखा, हमने बोला ये तो समय से बहुत आगे की फिल्म बना गया अनुराग जी। वो है, वो फिल्म का कुछ अपना एक असर है। बहुत लोगों के लैपटॉप में रहती है, साथ साथ चलती है, कहीं भी रुक के वो 2 सीन देख लेते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। तो ऐसा है उस फिल्म का रिश्ता। तो अनुराग सर के साथ ये है कि जब भी काम करता हूँ कुछ नया ऑलवेज हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे कन्वर्सेशन कम हो जाती है,
कि वो जो कहना चाहते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं, बाकी समझ में आ जाता है, उनके भी समझ में आ जाता है कि समझ चुका है। तो बस कुछ हो जाता है, पता नहीं अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। वो है, और फ्रीडम बहुत रहती है कि जो करना है, कुछ करना है करो। उनको भी ये है कि नहीं, ये कुछ इम्प्रोवाइज़ भी करेगा तो दायरे में रह के करता है। मतलब मैं अपने लिए इम्प्रोवाइज़ नहीं करता, सीन कुछ अच्छा हो रहा है उसकी वजह से, या फिल्म कुछ अच्छी कोई चीज़ अगर करने से हो जाती है, थोड़ा और सहज हो सकता है, करेक्ट, तो वही करता हूँ। ज़्यादा बाहर वाहर जाके कभी सोचता नहीं। मतलब एक तो फिल्म थी मेरी टेस्ट विद डेस्टिनी, उसमें तो जितने डायलॉग्स थे, तो पढ़ने के बाद मुझे फील हुआ कि अगर ये किरदार बोले ही ना तो ऑलमोस्ट सारे डायलॉग। एंड प्रशांत नायर ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। 4 कहानियाँ थी, एक कहानी मेरी थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं ज़्यादा लोगों ने देखा, तो वो सोसाइटी में उस जगह से आ रहा है जहाँ वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग अर्ज जिस फीलिंग को शेयर करने के लिए हो रही है, वो भी किसी से नहीं कह पाता। तो उसने चूज़ किया कि बात ही नहीं करता। तो थे डायलॉग्स, लेकिन ये लगा कि ज़ुबान इसीलिए होती है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन जब हम एक्सप्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो फिर उसने बात ही करना छोड़ दिया है। ऐसा हम लोगों ने सोच के अप्रोच किया, और धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में आखिरी में बस एक शब्द कुछ बोलता है, तब पता चला ओ गूंगा नहीं है। तो इम्प्रोवाइज मतलब उस तरीके से सोचता हूँ कि जो फिल्म के अंदर से कुछ आ रहा हो, ना कि बाहर से। तो वो अनुराग सर के वो फ्रीडम बहुत सारी रहती है। गलत जाता हूँ तो रोक भी देते हैं। अच्छा, नहीं बढ़िया। एक फादर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे के ग्रोथ में? मतलब दानिश खान जैसा बाप मिलना चाहिए या श्रवण कुमार जैसा बाप? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि श्रवण जैसे पिता होते हैं तो बच्चे थोड़े और हो सकता है परिपक्व निकलें, बट कुछ कहते हैं नहीं, बच्चे टूट जाते हैं। सो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मुझे लगता है कि तीसरे किस्म का बाप हो, है ना, जो बच्चा कुछ करना चाहता हो उस दिशा में, उस हिसाब से जो आगे राह दिखाए। क्योंकि सीन तो बहुत मज़ेदार बनते हैं जब पिता जो है श्रवण कुमार के हों, जो मतलब श्रवण कुमार, मुक्काबाज फिल्म का श्रवण कुमार की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ठीक, हाँ। तो मुक्काबाज फिल्म में जो श्रवण का किरदार है मेरा, उसके पिता जब होते हैं तो सीन बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ज़िंदगी लग जाती है कि जहाँ इतना ज़्यादा मतलब प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, तो बच्चा बाहर तो जूझ ही रहा है, घर में भी आके जूझ रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ऊर्जा उसकी जूझने में चली जाती है। तो वो भी है। बाकी सरदार खान जैसा भी पिता ना हो, है ना, कि बच्चे को ही मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि बच्चा जो है किस रास्ते पे चल रहा है, हाँ ठीक चल रहे बेटा, बड़ा हो गया, ऐसा वाला हिसाब ना हो किसी को लपड़िया के आयो, बाप बोला अरे बड़ा हो गया। बैलेंस करना पड़ेगा हाँ, आपको भी। आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? अलॉट। मैं तो बनारस का हूँ ना, तो हम लोग तो मतलब मान के चलते हैं कि उन्हीं परिवार से हूँ, सभी उन्हीं के परिवार से हैं। वो जो पहली ऑर्बिट है उसी में कहीं हूँ। अच्छा, उसी में कहीं। तो मैं तो सोचता ही इस तरीके से हूँ कि भगवान शंकर के गले में नाग है, और उधर नंदी भी है ना, गंगा मैया भी जटा में समाई है, तो सब है। तो हर तरीके की चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। विश्व भी जुड़ा हुआ है, पवित्र से पवित्र चीज़, कोमल से कोमल चीज़ भी जुड़ी हुई। तो बस जीवन भी ऐसे ही है, समाज भी ऐसे ही है, हर चीज़ है, स्वीकार करिए। कौन सी फोटो आपने शंकर भगवान देखी कि वो सांप को पकड़ के निकाल रहे हैं? है, ठीक है। रैपिड फायर फटाफट बहुत खराब हूँ इसमें, बट सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको एज एन एक्टर किसने दिया? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए मतलब बहुत पर्सनल है। जब मेरे पिताजी ने रंगबाज की होर्डिंग के सामने खुद गए थे और फोटो क्लिक की थी, बोले ये उसको भेजो, तो उस दिन ऐसा बोलते हैं ना कि जियरा तर गया। एंड शबाना आज़मी मैम ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था मुक्काबाज के वक्त। नसीर साहब ने मतलब विवान को बोला था कि ये लिखो ट्विटर पे, तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, आप देखिएगा, हो सकता है हो तो आप दिखा सकता हूँ। शबाना मैम ने, शब्द तो मुझे याद नहीं, इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग भी है, बट कुछ ऐसा था कि आफ्टर बच्चन साहब का वो वाला जो एंग्री यंग मैन का फेस था, आफ्टर हिम
आफ्टर सो लॉन्ग आई सॉ दैट इंटेंसिटी इन विनीथ्स आइज, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। एंड नसीर साहब ने मुक्काबाज देखने के बाद ये लिखा था कि इफ़ दिस बॉय इज़ नॉट बेटर दैन रॉबर्ट डी नीरोज परफॉर्मेंस इन रेजिंग बुल, सो ही इज़ नॉट लेसर देन दैट। उन्होंने एक लाइन खींच के कुछ ऐसा लिखा था। शब्द मेरे इधर उधर हो सकते हैं, माफ़ करिएगा, इंग्लिश में हाथ तंग है, फिर से बोल रहा हूँ, बट कुछ ऐसा उन्होंने एक लाइन खींच दी थी कि अगर बेहतर नहीं है तो कमतर नहीं है। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी। कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है यार ये मिलता तो मैं और अच्छे से कर सकता, या ये मैं करता तो मुझे अच्छा मैं तो मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं पहुंच गया था अनुराग सर के पास। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं अनुराग सर को अपने जीवन में मिला पहली बार 2009 में। ठीक है। और उसी वक्त कास्टिंग जो मैंने बताया कि भाई ने, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी रौनक, बोला यार फैसल खान करना है। दानिश खान तो कर रहा था, बट मैं बोला ये फैसल खान किया कि जिंदगी बदली। तो मेरा क्या होता है कि जो मन में होता है मैं उसको बहुत मर्यादित तरीके से कहता हूँ, ठीक है, रखता नहीं मन में। मैं जाऊंगा, आपको मिलूंगा, आपको बता दूंगा कि ये है जो मेरे अंदर चल रहा है। मुझे उसमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है आप सच को जब बिना मैनिपुलेट किए कहते हो तो भाव पहुंच जाता है। बिल्कुल, उसमें शक्ति बहुत है। तो मैं 3 दिन बेचैन रहा, मतलब यार ऐसे तो ये गलत हो जाएगा कि मेरे अंदर लालच है और मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, और मेरे खुद के साथ भी गलत है कि मैं कहा नहीं, है ना, कि होता है ना कि इश्क करो जाके बोल आओ, ठीक है, आई लव यू। अब वो तय करें आई लव यू टू वाला मामला है या गेट लॉस्ट। ठीक है, तो ये भाई कह आओ। ठीक है, 3-4 दिन बेचैन रहा, मैं पहुंच गया ऑफिस। अनुराग सर ऐसे ही बैठे थे, ऐसी बड़ी टेबल थी पीछे, मैं आके चुपचाप बैठा रहा, यहाँ काम करने। हाँ बोलो बोलो। मतलब फैसल खान करना चाहता हूँ। उनके समझा ही नहीं क्या बोल रहा हूँ। हाँ क्या क्या, मतलब फैसल खान करना चाहता हूँ, ऑडिशन मेरा करवा दीजिए। क्या? अगेन रिपीट किया, फैसल खान करना चाहता हूँ, मेरा ऑडिशन करवा दीजिए। ही जस्ट गेट अप, केम, ही हग्ड मी एंड ही सेड, विनीत ये हिम्मत तुम्हारे अंदर जहाँ से भी आती है ना, ये ऐसे ही रहना, इस हिम्मत को जिंदा रखना, यही तुम्हें आगे लेके जाएगी। ये सच्चाई जिंदा रखना। तुम तो दानिश खान कर रहे हो ना, तो वो करो। ये नवाज, फैसल खान नवाज भाई फाइनल हो चुके थे। हो मुझे, मैं किसी को जानता नहीं था रौनक, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम NSD, आई एम नॉट फ्रॉम FTI, तो आई नो लाइक मुझे कुछ नहीं पता था कौन कहाँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। बट हक करके प्यार से आपको, हाँ मैंने कह दिया, और ये बात मैं मतलब नवाज भाई को भी बता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। सही बात है, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है। फिर जब मैं दानिश खान करूंगा तो पूरी ईमानदारी से करूंगा। फिर मेरे मन में दूसरी बार ख्याल नहीं आता कि मलाल रहे, नहीं वो नहीं होता। तो वो एक था, काय पूछे करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक एक्टर जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने का आपको लगता है कि मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा? बहुत सारे एक्टर्स हैं। टॉप ऑफ द माइंड कौन आता है? एक तो फैन मोमेंट है, तो मैं शाहरुख सर के साथ ऑन स्क्रीन प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, बट उनके साथ रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहूँगा। और देयर सो मेनी एक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं हमारी कंट्री में। OTT या फिल्म्स, किसी एक ही चीज़ को चूज़ करना है ज़िंदगी भर, तो कौन सा चूज़ करेंगे आप? मतलब तो ये वो वाली बात हो गई कि हमारे दो का भी मौका आप नहीं दे रहे हो, हम दो हमारे एक ही रहेंगे। मैं दोनों करना चाहूँगा रौनक। क्यों? उसके पीछे मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोच है। ठीक है, सिनेमा 2 से ढाई घंटे, कभी कभी 2.25 घंटे 3 घंटे, यही लेंथ हो पाती है। सीरीज़ में क्या होता है कि आपको बड़ी लेंथ मिल पाती है, तो ज़्यादा किरदारों को आप एक्सप्लोर कर पाते हो। तो कुछ ऐसा भी करना चाहूँगा जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिले। और सिनेमा तो ऑब्वियसली मतलब तो पर्दे पे देख के ऐसे ही कुछ जादू सा लगता रहा है। एक फिल्म जिसमें लीड रोल के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया था? लीड क्या, मतलब कैरेक्टर के लिए रिजेक्ट हो जाते थे, एक सीन के लिए रिजेक्ट हो जाते थे। लीड के लिए रिजेक्ट होना तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो अचीवमेंट हो गया। तो ऐसी कोई अचीवमेंट है? नहीं वैसा, मतलब कभी उस तरीके से कभी ये हुआ ही नहीं कि मैं किसी के ऑफिस में जाऊं और लोग अचानक ऐसे बैठे हों, काम कर रहे हो, अचानक न, ओ माय गॉड वाओ हीरो इज हियर, कभी हुआ ही नहीं। हम तो ऐसे रहते थे, भाई देख लो
सामने ही मंडरा रहे थे, देख लो हम भी हैं, और लोगों की नज़र ऐसे जाती थी जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है ना कि घुसे और ओ माय गॉड ये रहा राजकुमार अपना जीवन का, वैसा कभी हुआ नहीं। तो वैसा वाला रिजेक्शन का मौका नहीं है। रोमांटिक रोल्स या एक्शन रोल्स प्रेफरेंस है? वैसे तो दोनों ही रोल क्यों? हाँ बिल्कुल, दोनों ही करना चाहता हूँ, और दोनों को मिला के जो फिल्म बनती है वो तो और कमाल बनती है। जहाँ रोमांस भी हो और एक्शन भी हो तो बहुत कमाल बनती है। मैं तो कॉमेडी फिल्म्स करना चाहता हूँ। ये स्पेस, मतलब जो मैंने बोला ना, बनारस, वहाँ अपने अलग लेवल का सार्केज्म है। वहाँ सब गुरु हैं, कोई चेला नहीं है उस शहर में। करेक्ट। धरती पे गंगा मैया बह रही हैं, हवा में सार्केज्म, ऊर्जा स्पिरिचुअलिटी की। तो मतलब वो उसमें हम पले बड़े हम लोग। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में था, हॉस्टल में, तो हॉस्टल में पढ़ाई होती और मौज। खेलता था तो टीम गेम, बास्केटबॉल, 12 लोगों की तो टीम होती थी, 2-3 स्टैंड बाई, तो उतने लड़के उतने लड़कियां, मिनी की टीम में इतने हो गए 25 से 30, जूनियर सब जूनियर में भी 25। तो हमेशा तो एक ग्रुप रहता था, हंसना, नाचना, गाना, मौज करना। तो वो साइड ही अभी रह गई है। वड़ा पाव या कचौड़ी? दोनों में खा सकता हूँ। कचौड़ी। कोहली या रोहित? कोहली। रीजन? पता नहीं, वह एक रीसेंट कंट्रोवर्सी रोहित शर्मा पे हुई थी, पता नहीं आपने फॉलो किया नहीं की, जहाँ पर किन्हीं एक मैडम ने उनको बोल दिया था कि वो बहुत ही अनफिट लगते हैं, उतना थोड़े से मोटे हैं। नहीं, रोहित ने मतलब कमाल के मैचेस खेले हैं, और बहुत ऐसे समय में रोहित शर्मा ने खेला है और जिता जिता के दिया है। अभी जो कप आया हमारे देश में, है ना, तो हम सबको वो खुशी उन्होंने दी है। एज अ कैप्टन बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, तो आप ऐसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं एक दोनों के लिए कमाल की रिस्पेक्ट है। ये है वो कौन सा फायर, रैपिड फायर। तो इसलिए तो आप मुझे 2 में 1 पकड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं तो भाई पसंद दोनों को करता हूँ। ठीक है। बट एक्टिंग या राइटिंग? एक्टिंग, एनी टाइम एक्टिंग। यहाँ तो खुल के बोल सकता हूँ, राइटिंग बहुत कठिन काम है। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर कई सारे हैं। जॉनरे के हिसाब से कह सकता हूँ कि अगर लाइफ अंडरस्टैंडिंग और ये सब की बात करूँ तो जोया अख्तर। किरदार किस तरीके से मैच्योर होता है, जोया अख्तर। डार्क साइड की जो फिल्म है वो, या उस तरीके के मज़ेदार किरदार है ना, तो वहाँ अनुराग सर के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। फिर मोहब्बत की बात करूँ, है ना, जहाँ मोहब्बत के रास्ते पे चलते आप जीवन को समझ पाते हो, खुद को समझ पाते हो, आपके अंदर कुछ अनफोल्ड होता है। इम्तियाज़ अली। विक्रमादित्य मोटवाने का ऐसा है कि वो किसी भी जॉनरे में जाते हैं, ऐसा लगता है ये उन्हीं का जॉनरा है। अभी रिसेंटली मैं उनको मिला था, एक दिल्ली में उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, ब्लैक वारंट। और वो तो ऐसा लगता है ये वो वही उनका जॉनरा है। लेकिन वो उन्होंने बनाई है लुटेरा जैसी फिल्म, उन्होंने बनाई है जुबली, उन्होंने बनाई है उड़ान। तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे कोई इतना कंसिस्टेंसी के साथ इतने डिफरेंट, ये वैसी सी चीज़ है, विकेट कीपिंग भी करा लो, बॉलिंग भी करा लो, अंपायर बनाओगे वहाँ भी एकदम फिट हैं, फर्स्ट सब कुछ इतना रिलेटेबल बना ऐसा लगता है इसी के लिए मैं हूँ। वाह। तो सो मेनी डायरेक्टर्स फॉर डिफरेंट जॉनरा। ये तो मैंने सिर्फ कुछ नाम लिए। फेवरेट मूवी? मेरे लिए हमेशा अभी तक मुक्काबाज, इसलिए क्योंकि मुक्काबाज की वजह से मैं अलग तरीके के मौके मेरे लिए बनने शुरू हुए। ठीक है। बट मास में जो मुझे पहुंचाया वो छावा एंड सुपरवाइजर मालेगांव के लिए भी वो अलग तरीके से, कैसे मैं बोलूँ, एकदम से ऐसा आ रहा है, ये बोलते ही फिर ये अंदर आया। सो विकी के साथ कैसा था आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज गैंग्स ऑफ वासीपुर में ही वॉज बिहाइंड द कैमरा, ही वॉज एडी, मैं एक्टर था। तो जब विकी को क्लैप देते देखता था तो मुझे मेरा याद आता था, क्योंकि मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने वैसे ही सीखा है एक्टर और डायरेक्टर के बीच में क्या बात होती है। अगर उसको कोई सबसे ज़्यादा सुन पाता है तो क्लैप वाला, क्योंकि किसी भी एक्टर को डायरेक्टर जब कुछ बोलता है तो क्लैप वाला कहीं आसपास होता है। तो मैं सब काम आने के बाद भी क्लैप लेता। तो विकी को देख के मुझे वो होता था, फिर याद आता था। फिर विकी की ग्रोथ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब जब विकी ने एक नई चीज़ शुरू की, हमेशा मैंने कॉल करके बधाई दी है। अच्छा लगता है विकी के लिए, एक भाई वाली फीलिंग रही है। फेवरेट होस्ट सलमान खान या अमिताभ बच्चन? बच्चन साहब। आयुर्वेद या एलोपैथी? दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा आपका? सच बोलना है अब। यहाँ भी वही है कि अलग अलग जॉनरे में लोग कोई किसी तरीके से
पॉडकास्ट करता है एकदम अलग तरीके से वो चीज़ जाती है, किसी का कुछ बहुत अलग होता है जी। हाँ, तो यू आर ऑल्सो यू नो वन ऑफ देम। धोनी पे जो आपने कविता सुनाई ना, धोनी के सारे फैंस को आपने अपना फैन बना लिया, पर आपके अंदर धोनी का एक बहुत बड़ा फैन है, हमेशा से रहा है। पूरा व्यक्तित्व तो मुझे ऐसा रिलेट कर पाता हूँ कि तो आईपीएल देखते हैं आप, फॉलो करते हैं जब धोनी आते हैं ग्राउंड में खेलने? हाँ, कभी कभी मिले हैं आप उनसे? नहीं। कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है धोनी? बहुत सारी है, एक हो तो जो मतलब गाने में ही आपको समझ में आएगा कितनी सारी बातें बोल दी। सिर्फ प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं होता कि प्रेशर फील नहीं करते आप प्रेशर फील करते हो, सबको लगता है एक अंदर से, बट उसको आप हैंडल कैसे कर रहे हो। करेक्ट। इंडिविजुअली आप कुछ भी कर लो, सब चल जाता है, बट व्हेन पीपल आर लुकिंग और अब सारी टीम आपको देख रही है और आपकी एनर्जी चेंज होने से उनसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है या कुछ मैजिक हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी करूं, जिससे मैजिक हो या जिससे मिस्टेक हो। करेक्ट। तो ही ऑलवेज डिड समथिंग जिससे मैजिक हो। तो प्रेशर में मैच जिताते मैंने देखा है, ऐसा लगता है पहली बॉल से चेज कर रहा है ना, कि व्हेन ही इज प्लेइंग तो ऐसा लगता है कि पहली बॉल से चेज शुरू हो गई है। और वो चेज वो वाली नहीं होती कि 6 बॉल पे 18 रन बनाना है और एकदम से घबराहट है सब में, कहीं भी जाओ ना। एक होता है ना सोच समझ की चेजिंग चल रही है कि 6 बॉल पे 18 रन बनाना है, बट कोई बात नहीं, अगर हम 12 भी बनाए तब भी जीत जाएंगे। इस तरीके की किसी सोच के साथ वो लोग पहली बॉल से खेलना शुरू करते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये कंडीशन दी जाए कि 6 बॉल पे 18 बनाओगे तो जीत जाओगे, लेकिन 6 बॉल पे 12 भी बनाओगे तो भी जीत जाओगे, 6 बॉल पे 7 भी बनाए तो भी जीत जाओगे, तो आप समझ रहे हो प्रेशर कैसे कम हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे तीनों ऑप्शंस को कहीं पूरी टीम उस हिसाब से पहली बॉल से खेले, फील्डिंग ऐसे करते 1-1 रन बचा रहे, ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो फेंके जाने हैं कम से कम 18 ओवर, बट तब से ही फील्डिंग चालू रहती है 1-1 रन बच। तो मैं ये लगता है कि भाई 30-35 रन तो फील्डिंग में बचा देते हैं लोग। तो वो सब क्वालिटी बहुत सारी है, डिसीजंस लेते हैं ऐसे समय में टफ। बहुत बढ़िया। सुन सकते हैं वो धोनी वाली कविता? बिल्कुल, बिना कुछ बोले धड़ाधड़ शुरू करते हैं। क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, और मैं महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा पसंद करता रहा हूं, तो शुरू करते हैं। उन्हीं की पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के सारे शब्द लिखे थे। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे, नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता, गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सभाजता महाबली, हर हवा को काटता है संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओ माय गॉड, धद धदा 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 धद धदा 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 धदा, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। युद्ध की हुंकार है रे ऊर्जा अपार है, मंद मंद मुस्कुरा के तोड़े अहंकार है, विश्व भर की जीत है रे फिर भी जो विनीत है, कीर्तियों का केंद्र है रे नाम ही महेंद्र है, नील वस्त्र धारित कर जो विजय ध्वज फहराए, श्वेत हरित केसरिया 10 दिशा में लहराए, भारत की ख्याति जन जन तक पहुंचाना है, आज फिर इस भूमि पे, आज फिर इस भूमि पे ध्वज को लहराना है, धद धदा 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 धदा। ओ माही फैंस के लिए इस बार देखते हैं आईपीएल में माही कितना खेलते हैं या कितना आगे जाते हैं, क्योंकि हर बार उनके लिए यही होता है कि इस बार रिटायरमेंट ले लेंगे, और हर बार बोलते हैं कि खेलते रहें डॉट 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 हमको रिटायर करवाएगा। उनको डॉट 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 कभी नहीं भूला जा सकता। ही इज द महेंद्र सिंह धोनी। थैंक यू विनीत भैया, बहुत सारी बातें हुई हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे बहुत सारी बातें इसलिए करते रहें क्योंकि हर बार आप एक अलग किरदार में, एक अलग फिल्म में, और हर फिल्म उतनी ही सक्सेसफुल हो जिससे कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों। आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी जर्नी लोगों को इंस्पायर करती है। भले आप उसको अभी कम आंकते हैं और आप कहते हैं कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अभी खड़ा नहीं हुआ है, जो आपको देखकर पहला कदम बढ़ा रहा है, उसको आप बहुत इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, और उन सभी को जो कहीं प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं।
थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने हर एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिएगा. सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं इसमें. और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा. जय हिंद. जय बाबा विश्वनाथ की. हर हर महादेव.